वर्तमान और पूर्व सभी की कर्म स्थली। एक अलग लगाव है उज्जैन से आपका। हम सब सौभाग्यशाली हैं। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर 84 लाख योनियों के बाद हमको अगर ये जन्म देता है तो हमारे हाथ में यश की रेखा भी देता है, और यश के साथ हम परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद अगर उज्जैन से जुड़ जाएं तो जीवन धन्य होता है। ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है। यहाँ मनुष्य तो छोड़ो, देवता भी उनकी कामना होती कि काश उज्जैन और उज्जैन से जुड़े हुए किसी इतिहास के वो साक्षी बने, यहाँ उनका कुछ समय व्यतीत हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं इस सभागार में मौजूद वर्तमान के और पूर्ववर्ती काल के सभी स्वनाम धन्य अलग अलग पदों पे रहकर। मैं मान के चलता हूँ कि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारा भाग्य होगा कि हमें यहाँ से संबंध आया, लेकिन इसमें हमारे पास परमात्मा की दया से हमारे हाथ में यहाँ आने के लिए ईश्वर का केवल वरदान होगा, उसमें हमारी भूमिका अपनी नगण्य है। लेकिन आने के बाद यहाँ किए जाने वाले कार्य के प्रति यश दिलाने में परमात्मा आपका अपना योगदान भी जोड़ता है। और ऐसे समय में जब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो दिन गए जब हम सिंहस्थ के लिए बड़े आयोजन के लिए बात करते थे, अब तो 12 मास बसंत है। अब हम तो यही सोचते हैं कि क्या वर्तमान का समय आया है जिसमें हम अपने धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन को भी उस रूप में देखते हैं जिसके कारण से ये नगरियां अपने आप सबको लालायित करती है, अपने आप बुलाती है। और ऐसे में अब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक असर होने वाला एक अपेक्षा भी है और शासन की मंशा भी है। और उसी सिलसिले में विस्तृत रूप से तैयारी करने के लिए मैं ये सोचता भी हूँ कि ये बाबा महाकाल की कृपा है कि मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, ये भगवान की कृपा है। कहाँ किसके हाथ में होता है कि वो अपने स्थान से निकल कर के सर्वोच्च सरकार के इस पद तक पहुँचे, लेकिन ये बाबा को कराना था और आप सबके भी इसमें यश दिलने के लिए बाबा का आशीर्वाद जुड़ रहा है। तो ये हमारा भी अमृत कुंभ चल रहा है एक तरह से सबके साथ। इसलिए इस नाते से जब इसकी तैयारी, इसकी व्यवस्थाओं, इस पे बात हो रही तो कई प्रकार से इसको जोड़ा गया है। कई तरह से इसका ये जो हम किए जाने वाले प्रयास हैं उन प्रयास के बारे में विस्तृत विचार भी हुआ है। दोनों तरह से विचार हो रहा है। ये कई अर्थ में हमारे लिए वो भी हो रहा है जिसके कारण से हर सिंहस्थ में कुछ चुनौतियों से हम निपटते थे। मुझे ध्यान में आता है यहाँ 80 के सिंहस्थ वाले तो कोई नहीं होंगे, है क्या? कोई हाथ खड़ा करे। 80 वाले, 80 के सिंहस्थ में आप भी थे दुबे जी, आप भी थे। तो 80 के सिंहस्थ में स्काउट गाइड की अंदर के एक स्वयंसेवक की भूमिका में उस समय सेवा कर रहा था। जब अपने राम लक्ष्मण मंदिर के यहाँ लाइट एंड साउंड शो, रामायण का शो होता था या बाकी पंचक्रोशी से लेके सारे कामों में करता था। बाणों के सिंहस्थ में कौन कौन थे? उनको नहीं बुलाया नगर निगम के उस समय मेला अधिकारी थे, इंदौर में रहते हैं। हाँ, रामेश्वर गुप्ता जी, वो छूट गए शायद। मेरे को ध्यान में आता उस समय का किस्सा कि मैं सिंहस्थ समिति में था, मैं राष्ट्रीय मंत्री था विद्यार्थी परिषद का, और ये बात सही थी कि आयु तो हमारी कमी थी। अब ये अलग बात है कि दायित्व के कारण से सिंहस्थ की समिति से फिर केंद्रीय समिति तक अंदर आए, और मेरे नाम राशि भी 5-7 और थे यहाँ। अब ऐसे में वो विष्णु यादव जी के बड़े भाई का नाम भी मेरे नाम पे था। मुझे ध्यान में गोपाल मंदिर के नगर निगम की एक सिंहस्थ समिति की बैठक में मैं अंदर जा रहा तो एक चपरासी थोड़े बड़े उम्र के दादा थे, उन्होंने हाथ लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ। ये अलग थी कि मेरी बाकी गतिविधियों को लेकर समाचार पत्रों में तो खूब आता था, लेकिन वो टीवी का ज़माना नहीं था, समाचार पत्रों का ज़माना था। तो समाचार पत्रों से नाम पढ़ते थे पर वो कौन क्या है ज़्यादा इसके बारे में। तो ऐसे उनने हाथ लगाया, उन्होंने कहा क्यों जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो? मैंने कहा मैं सिंहस्थ समिति की बैठक में जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मैंने मेरा नाम बताया। तो मैंने कहा तुम कहाँ से हो गए यार, वो तुम्हारे बराबर तो बच्चे उनके, मैं उनको जानता हूँ, तुम नहीं हो सकते, तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं ही मोहन यादव, मेरे को ही जाना। लेकिन ये उस दौर से मैंने इसलिए जोड़ा कि सिंहस्थ समिति
जब भी बनती थी उस सिंहस्थ समिति में समाज के सब वर्गों के साथ जोड़ते हुए, उनके विचारों के साझा करते हुए, उस समय की चुनौतियों में, उस समय की संख्या में, उस दौर में बाबूलाल जी जैन चुनाव के इसके हमारे प्रभारी मंत्री भी थे, शीतला सहाय जी केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। 2004 के समय से उमा भारती जी के शासनकाल में उसमें कौन कौन अधिकारी थे, उसमें भी बहुत होंगे, उसमें तो नीरज आप अच्छापन थे ही सही तो ये वो बात भी सही है। लेकिन अब आप देखोगे जिसने 4 और 16 को देखा, 16 वालों को तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी तो बिल्कुल ऐसा लगता कल की बात है। तो ये कुल मिलाकर के जो प्रयोजन इस बैठक का भी है, आयोजन का भी है, एक महत्व की बात मैं इस पे जरूर काम करूँगा कि हमने अपनी सिंहस्थ समितियों का अभी नीचे की समितियों का, केंद्रीय समिति का गठन बाकी रखा है। वो बाकी इसलिए रखा है कि अभी तक हमारे यहाँ पर यहाँ से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को ही जोड़ते थे, लेकिन अनुभवजन्य जो लोग इसमें काम करने जाए वो भले ही अपने सेवानिवृत्तों को उनको भी स्थान देने के लिए हमने गुंजाइश ली है, ताकि आपके अनुभव का लाभ मिले। ये इसमें महत्वपूर्ण आपके सुझाव भी सब रहेंगे, क्योंकि ये सिंहस्थ हमारा आपका सबका है। और उसी नाते से अगर मैं अब 2016 से अभी तुरंत तुलना कर लूँ या 2004 से तुलना कर लूँ, तो 2004 तक यहाँ रुकने के लिए आमतौर पर 2 होटल बनती थी। उसके बाद में मालूम पड़ा सिंहस्थ बाद एक बंद हो जाती, एक आध चली तो चली, नहीं तो टूट जाती थी, क्योंकि आमतौर पे कोई आवागमन इतना था ही नहीं। इसीलिए एक चुनौती रुकने रुकाने के लिए भी व्यवस्थाओं की थी। लेकिन अब आप देखो उज्जैन का कितना समय बदल गया। 2022 के बाद ये बड़ा पैमाने पे एक सहायता मिलेगी, जब हम बाकी मेहमानों को रोकने के लिए भी इसका भी प्रबंधन देखेंगे तो बड़े पैमाने पे इसका लाभ मिलेगा। स्नान के लिए तो बता ही दिए घाट कितने, और 2016 हो या 4 हो, हमको बाहर से आने वाले मार्ग कम पड़ रहे थे। वहाँ से जो रोड की जो चौड़ाई थी, बड़े पैमाने पे दबाव बनता था, वो सारे दबाव इस बार भगवान की दया से अपने पास खत्म करने का प्रयास किया। कोई रोड ऐसा नहीं बच रहा है जिसको 4 लेन नहीं किया है, कोई रोड ऐसा नहीं जिसको चौड़ा नहीं किया। एक प्रयोग 2016 में किया था, उसका लाभ भी मिलेगा। हम सब ध्यान रखेंगे कि शमशान घाट के पहले, बल्कि बड़े पुल के उधर ही जब भी स्नान का मौका आता तो उधर ही करते थे। इधर पानी नहीं रहता, जो पानी होता तो स्नान नहीं कर पाते थे। अब की बार ये बदलाव आएगा। पिछली बार 2016 में वाल्मीकि घाट पे स्नान कराया था, बड़ी चुनौतियों के बीच, कैसे भी किया था वह भगवान जाने, लेकिन जो भी हुआ अच्छे से हुआ। हमारा वो एक स्नान का बड़ा चुनौती वाला, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, अपने सारे दोनों तरह के अखाड़ों के सेव हो, वैष्णव हो, सब लोगों ने मिलकर स्नान किया था। लेकिन ये जो अब अपनी सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी जलाशय परियोजना, ये हमारी वो पूर्ति कर देगी सिद्धनाथ से आगे काल भैरव तक, काल भैरव से लगा के कालियादेव पैलेस तक, पूरे पानी का, जल का उधर भी और इधर अपन त्रिवेणी के आगे तक ये जो जल की उपलब्धता रहेगी। ये स्नान की बहुत बड़ी चुनौती का अपने आप में एक इसमें ये चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढा है। उसी प्रकार से अंदर के मार्ग भी, अंदर की सीवर लाइन की कठिनाई भी 2004 की भी मालूम है, जो हम सब राजोरा जी और सब थे, वो बहुत तरह की चुनौतियाँ थी। उन सारा चीज़ों का समाधान भी करने का प्रयास किया। फिर जो चीज़ खड़ी की जा रही है उसको लंबे समय तक लाभ लिया जाए। अब इसी में एक बताने के लिए, चूँकि ये छोटी पड़ जाएगी, इतनी सारी चीज़ें भी है, सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया है। क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े मंदिरों पे जाएंगे, तो बड़े मंदिरों को भी उस तरह से, केवल महाकाल मंदिर नहीं, महाकाल तो अच्छा हो ही गया, सिद्धनाथ का भी वही महत्व है, काल भैरव का महत्व है, सांदीपनी का है, ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ों को जोड़ करके आप लोग विस्तार से बात करोगे तो वो जोड़ने का प्रयास करो। आज भी और आज के बाद भी या सिंहस्थ के बाद भी लंबे समय तक, और खासकर नदी के लिए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये हमारे लिए चुनौती भी थी, लेकिन इससे बड़ी महत्व की बात ये थी कि जैसे गंगा जी की बात करें या और किसी नदी की बात करें तो वो आमतौर से चट्टानों के बीच बहते बहते उसकी धारा निश्चित होती। ये हमारी मिट्टी की धारा होने के कारण नदी कभी दाएं कभी बाएं, इसकी मिट्टी जिधर कट जाती उधर नदी की धारा बन जाती। इसके लिए अगर अपन देखो ध्यान से तो ये लाल पुल के यहाँ दिखाई देता है। जब ये ब्रॉडगेज लाइन का पुल बना था उसके पहले मीटर गेज का बना, सिंधिया जी के द्वारा
आगर तक की लाइन डली थी इंदौर महू से होकर के, उसकी लाइन में सबसे लास्ट जो अभी दिखता है उसके सबसे पहले गाले से हमारी छिपरा जी बहती थी। वो खसकते खसकते 1 2 3 4 आखिरी गाले तक चली गई। वो तो आखिरी गाले के बाद हमारी मिट्टी के बजाय पक्की दीवार आ गई तो नदी रुक गई। अदरवाइज ये नदी की ऐसी 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 धारा चलती रहती। अब एक पक्का ये हो गया कि कम से कम यहाँ से लेके पूरे इधर कालेदे पहले से लगा करके सिद्धनाथ त्रिवेणी के आगे तक दोनों तरफ घाट पक्के हो जाएंगे। पक्के घाट में अपनी नदी की धारा भी रहेगी। और बाद के समय भी कभी स्नान का मौका मिलेगा, जब कभी आयोजन आते रहते, इतने सारे आयोजन आते रहते, या बाद में भी, तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्रबंधन रहेगा। इसी प्रकार से हमारे आमतौर पर मेले ठेले में जहाँ एसपी कलेक्टर रहे होंगे, जब भी कोई शनिवारी अमावस्या आए, सोमवती अमावस्या आए, सारी धर्मशालाओं पे कब्जे अपने करना पड़ते कि पुलिस को ठहराव कहाँ। तो जिनके लिए धर्मशाला बनी उनको मिलती नहीं थी। तो अब की बार ये प्रबंधन कर दिया कि सारा इंतजाम सरकारी व्यवस्थाओं का, अपने अधिकारी कर्मचारियों का हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये प्रबंधन में हम जनता के हित को थोड़ा सा चुनौती देते हैं। जनता के हित के ऊपर एक तरह से वो अच्छा नहीं रहता, इसलिए उससे बचाने का काम भी कर रहे हैं कि इससे बचना चाहिए। अब इसमें समान रूप से कुछ और बहुत सारी बातें सोची गई है, जिसपे आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो टूरिज्म में बहुत सारे प्रकार से हम अनुदान दे रहे हैं। तो अब केवल यहाँ नहीं, यहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर तक या 200 किलोमीटर मंदसौर तक के भी आवागमन के मार्ग पे भी हमारी ऐसी प्राइवेट स्तर पे भी रचनाएं खड़ी हो जाए, जहाँ आपके अनुभव से बड़ी भीड़ होती थी या कुछ कारण से, तो जो अपने जन सुविधाएं हैं, कुछ स्टे करने के लिए कहीं ढाबे, क्योंकि ये जब जाम वाम होता तो चुनौती में ये बड़े काम आते हैं। हर एक रोड पे अब यहाँ से लेके भोपाल तक अब 200 किलोमीटर दूर तक का, क्योंकि ये बात सही है कि आबादी के इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे। तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने यहाँ पे भी प्रबंधन करें। जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी हो, जिसमें भविष्य की ऐसी सारी चीज़ों का। वैसे तो आपने अच्छा प्रबंधन ये भी किया कि जैसे रेल के मार्ग में मुझे ध्यान में आता कि शायद 2016 में फतेहाबाद का ट्रैक हमारा चालू नहीं था। अब फतेहाबाद का ट्रैक भी चालू हो गया और ये एक तरह से उसको आकर के पुराने शहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा ही नागदा निकल जाएगा। और नागदा से भी ट्रेन का बाईपास हो गया तो नागदा 1 घंटे ट्रेन खड़ी नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी बातें थी। हमने कहा नागदा से बॉम्बे का ट्रैक तो ऐसा है कि दिल्ली बॉम्बे की ट्रेन 2-2 मिनट में चल देती, लेकिन उज्जैन की ट्रेन आएगी तो 1 घंटे पड़ी रहेगी जब तक वो इंजन बदल के आगे से पीछे नहीं आ जाए। तो ये अच्छा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को मैंने पत्र दिया, माननीय रेल मंत्री ने मंजूरी दी और मुझे लगता है भाटखेड़ा वगैरह में, भाटीखेड़ा में बन गया है। तो अब ये ऐसे यहाँ ये ऐसे पिंगलेश्वर वाला भी हमारा है, ऐसे नए स्टेशन वाली बात भी है कि अब परमानेंट भी बना दो। एक तो महाकाल के पास वाला भी और एक उधर मुल्लापुरे के आगे वाला भी, ये भी स्टेशन, क्योंकि आगे जा कर के हमारे केवल पुराने स्टेशन से काम नहीं चलेगा, उसको हमको स्थायी निदान पे ले जाना पड़ेगा। देवास गेट नानाखेड़ा चालू हो गया, बड़ी चुनौती के बीच में कियावत जी यहाँ मौजूद है, बड़ी तो वो बना तो था उधर 90-92 में, चालू होते होते 2016 लग गया था उसको, क्योंकि वो सिंहस्थ के बाद में ऐसे हमने कहा था भी वास्तव में दोनों चल रहे हैं आज बहुत आराम से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।